नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे हम फिर से कक्षा 11 व 12 की आरबीएससी की बुक है, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहने वाला है हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत। और क्लास नंबर 2 आ चुकी है, तो अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्लास नंबर 1 में जो बात की थी वो हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के बारे में, यानी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से उसने साहित्य में अपना योगदान दिया। और आज के जो अध्याय नंबर की बात करेंगे वो अध्याय है कि हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत कहाँ से होती है, हिंदी को किस प्रकार आगे लाया गया, किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया, किस प्रकार का जो है जितने भी लेखक थे उनको किस प्रकार विकास क्रम में रखा गया, उसकी हम चर्चा आज करने वाले हैं। तो थोड़ा सा एक टॉपिक कल का हमारा रह गया था, जो हमारी थी भाषाएं। कौन सी? शोर सैनी की जो अपभ्रंश की जो उपभाषाएं थी उनके बारे में चर्चा करनी थी, जो इस प्रकार है। जैसे खड़ी बोली भाषा है, तो इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और कौन कौन से इस खड़ी बोली के अंदर जो है हमारे साहित्यकारों ने क्या कौन कौन से साहित्य ग्रंथ लिखे। तो ये आज लगभग 5 से 6 प्रश्न है, वो हम आपको करवा देते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे साहित्य इतिहास की परंपरा, उसके लेखन के बारे में। तो देखिए, आज के पहले प्रश्न की बात करूं, सबसे पहले मैं आपको इन बोलियों के बारे में ही बता देता हूं। देखिए, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कोरवी, ब्रजभाषा बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी, ये आ जाएगी पश्चिमी में। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और राजस्थानी के अंदर मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। कल थोड़ा सा मिस्टेक से मैंने पूर्वी हिंदी के अंदर इस कन्नौजी को डाल दिया था, तो वो आज सही कर लेना। ये कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी के अंदर है। बाकी क्वेश्चन सारे सही थे, लेकिन जो तथ्य था उसमें थोड़ा सा मैंने पूर्वी हिंदी के साथ में मिस्टेक से टाइपिंग हो गई कन्नौजी, तो ये इसमें नहीं है, पहाड़ी है। और उसके बाद में देखेंगे हम बिहारी के अंदर की बात करेंगे, तो इसमें मैथिली और मगही भोजपुरी। अब जो हमने इन भाषाओं को उपबोलियों को पढ़ा, अब देखेंगे कि किस किस भाषा में किस किस साहित्यकार ने ग्रंथ लिखा है, अपनी भाषा को उसका उपयोग किया है। जैसे पूर्वी हिंदी में, और राजस्थानी में, बिहारी में, पश्चिमी हिंदी में। तो अच्छी तरीके से देखेंगे, आज की चर्चा इस पर रहेगी। उसके बाद में हम जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में भी क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा कि खड़ी बोली, ये प्रश्न सीधा का सीधा आता है एग्जाम में कि खड़ी बोली को किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से बोला जाता है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गाजियाबाद, देहरादून, मुरादाबाद, सहारनपुर, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो आपको पता है कि खड़ी बोली जो है कहाँ बोली जाती है? दिल्ली, गाजियाबाद, देहरादून, मुरादाबाद, सहारनपुर। इसका आंसर बी हो जाएगा। मुख्य तथ्य की बात करें आज के टॉपिकों की, तो साहित्य के इतिहास के लेखन का मूल प्रयोजन ये पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत की बात करेंगे। हिंदी भाषा पर सांस्कृतिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव और सामाजिक प्रभाव से संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे हैं वो हम आज इसमें चर्चा करेंगे। तो देखिए, खड़ी बोली हिंदी के बारे में देखिए, स्थान व प्रचलन की बात करें तो खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली, एक तो ये आपको पता है, जो मुख्य रूप से दिल्ली, गाजियाबाद, देहरादून, मुरादाबाद, सहारनपुर आदि क्षेत्रों में प्रचलित रही है। फिर है कि कोरवी या हस्तिनापुर कनेक्शन इस खड़ी बोली का। तो प्राचीन काल में हस्तिनापुर में कौरव वंश का शासक होने के कारण इस बोली को कोरवी भी कहा जाता है। साहित्य समृद्धि की बात करें, खड़ी बोली में लोक, नाटक, कहानी, लोक काव्य और गीतों की रचना हुई, जो इस बोली की साहित्यिक धरोहर को समृद्ध करती है। देवनागरी लिपि, खड़ी बोली को देवनागरी लिपि में लिखा जाने लगा, जिससे यह लेखन की दृष्टि से वह व्यवस्थित और सुलभ हो गई। अरबी और फारसी शब्दों का समावेशन है इस खड़ी बोली में। मध्यकाल में खड़ी बोली में अरबी और फारसी शब्दों का समावेशन हुआ, जो इस बोली के शब्दकोश को और समृद्ध और विविधतापूर्ण बनाता है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर मैं वही बात करूं, जो बोलियां हैं, इन बोलियों की बात करूं तो इनका भाषाओं की बात करूं तो सबसे पहले हमारी आई थी वैदिक संस्कृत। ठीक है, तो संस्कृत संस्कृत दो भागों में बंटी, वैदिक और वैदिक संस्कृत, और दूसरी आई लौकिक संस्कृत। इसमें लौकिक, इसके बाद में हमारी भाषा आई पाली, और पाली का धीरे धीरे रूप बिगड़ा, रूप परिवर्तन हुआ प्राकृतक के अंदर। किस में आ गई? प्राकृतक भाषा के अंदर। उसके बाद में ये प्राकृतक भाषा का उपयोग धीरे धीरे किस भाषा में होने लगा? अपभ्रंश भाषा में होने लगा। अपभ्रंश या इसे कहते हैं अवहट, ये अवहट भाषा। उसके बाद अपभ्रंश के बाद में कौन सी भाषा आने लगी? अवहट। ठीक है, अवहट। धीरे धीरे फिर ये
खड़ी बोली, फिर धीरे धीरे हिंदी का विकास इसमें हुआ। इस प्रकार ये पूरा क्रम याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि ब्रज भाषा किस अपभ्रंश का मध्यवर्ती रूप मानी जाती है? शोरसेनी अपभ्रंश का, मागधी अपभ्रंश का, अर्धमागधी अपभ्रंश का और पैशाची अपभ्रंश का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये शोरसेनी अपभ्रंश का है। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश का मध्यवर्ती रूप मानी जाती है? तो शोरसेनी अपभ्रंश का। देखते हैं मुख्य तथ्य में। देखिए भाषा का क्षेत्र, ब्रज भाषा ब्रज मंडल की प्रमुख बोली है, जिसमें मथुरा, वृंदावन, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मैनपुरी, धौलपुर और भरतपुर जैसे शामिल है। राजस्थान की बात करेंगे तो दो जिले धौलपुर और भरतपुर में जो है कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रज भाषा बोली जाती है। उसके बाद में मथुरा है, वृंदावन है, ये दो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो शोरसेनी अपभ्रंश का प्रभाव, यह शोरसेनी अपभ्रंश का मध्यवर्ती रूप है और सूरसेन प्रदेश की प्रमुख बोली भी ये रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ब्रज भाषा में रचनाएं करने वाले अष्टछाप के कवि कौन है? अब देखो पूछ लिया ना कि बोलियों से, तो ब्रज भाषा में रचनाएं करने वाले अष्टछाप कवि कौन है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? अष्टछाप कवि है सूरदास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सूरदास हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, ये हमारी प्रताप क्लासेस पर आपको सामाजिक अध्ययन एसएसटी के 60 प्रश्नों वाली टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी, जिसमें आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज लगभग 70 टेस्ट है वो आपको मिल जाएंगे। और शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज भी आपको प्रताप क्लासेस के पर मिल जाएगी अच्छे तरीके से। मात्र प्राइस है हमारे 100 रुपये। 100 रुपये में आपको बहुत ज़्यादा जो टेस्ट है और पीडीएफ दी जा रही है। तो ये 70 टेस्ट है मात्र 100 रुपये में। अच्छे तरीके से जो साथी पात्रता की तैयारी कर रहे हैं तो इनको अच्छे तरीके से निकाले प्रश्नों को। 60% महत्वपूर्ण आपको साबित होने वाले हैं। फिर मुख्य तथ्य, साहित्य योगदान सूरदास, नंददास, केशवदास, घनानंद और पद्माकर व अष्टछाप के कवियों ने ब्रज भाषा में अमूल्य साहित्य दिया। तो सूरदास है, नंददास है, केशवदास है, घनानंद है और पद्माकर अष्टछाप कवि हैं। एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं है? तो ये तो इतने शब्द आपको याद रखने हैं। अगला, अवधी भाषा का प्रसार मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ? अवधी भाषा को लेकर जो इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से पूछी जाती है उनसे संबंधित में प्रश्न बनाए हैं। तो ये अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और अब उपयुक्त सभी के अंदर ये अवधी भाषा बोली जाती है। अगला देखिए, भाषा का क्षेत्र, अवधी का प्रसार मुख्य रूप से अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, फैजाबाद और बाराबंकी क्षेत्रों में है। भाषाई पहचान की बात करें, यह पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियों में से एक है और अयोध्या आधुनिक अवध प्रदेश की ये प्रमुख बोली है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस कवि की कृति अवधी में रची गई है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस कवि की कृति अवधी भाषा में रची गई है? तुलसीदास की है, मुल्ला दाऊद की है, जायसी की है या उपयुक्त सभी है? तो अवधी भाषा में रची गई है, ये सारी रची गई है। ठीक है, देखते हैं मुख्य तथ्य की बात करें। प्रसिद्ध कृति तुलसीदास द्वारा रचित है। रामचरितमानस अवधी भाषा की सबसे प्रसिद्ध रचना। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में, ये याद रखना। फिर सूफी साहित्य की बात करें, जिसे मुल्ला दाऊद की है चंदायन। ठीक है, याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कुतुबन की है मृगावती, मंजन की है मधुमालती और जायसी का है पद्मावत, अवधि में लिखा हुआ है। ये पॉइंट याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? चंदायन है। चंदायन मुल्ला दाऊद की, कुतुबन की मृगावती, ये पिछली बार मृगावती पूछा गया था। मंजन है मधुमालती और जायसी का पद्मावत तो आता ही आता है, कोई भी परीक्षा देख लेना आप। ये सारी किस भाषा में है? अवधी भाषा के अंदर है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, मैथिली भाषा के प्रमुख कवि कौन है? मैथिली भाषा के प्रमुख कवि हो जाएंगे अपने विद्यापति जी। कौन हो जाएंगे? विद्यापति जी ने मैथिल भाषा के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रंथ लिखे हैं। उसके तथ्य की बात करते हैं। मैथिल भाषा की उत्पत्ति की बात करें तो मैथिली मागधी अपभ्रंश की विकसित बोली है। भूगोलिक क्षेत्र देखें तो इसका मुख्य क्षेत्र मिथिला प्रदेश, जिसमें दरभंगा है, पूर्णिया है, मुंगेर है, मुजफ्फरनगर जैसे क्षेत्र में बोली जाती है। महाकवि हैं इसके विद्यापति, मैथिली के रस सिद्ध कवि माने जाते हैं। ठीक है, फिर अन्य साहित्यकार जैसे गोविंदास है, हरिमोहन झा है, रणजीत लाल मैथिली के प्रमुख साहित्यकारों में भी ये शामिल है। मेन जो विद्यापति जी को आपको याद रखना है, ये मैथिली भाषा की थी। बुंदेली भाषा में रचित सुप्रसिद्ध कृति कौन सी है? ये पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था।
आला खंड। क्या है? आला खंड। किस भाषा में है ये? बुंदेली भाषा के अंदर। याद कर लेना भी, बुंदेली भाषा के अंतर्गत आती है। और ये बुंदेली भाषा किसकी है? पश्चिमी हिंदी की भाषा है। किसकी? पश्चिमी हिंदी की। तो कौन से हो जाएगा? आला खंड हो जाएगा। कौन सा? आला खंड इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखते हैं इसका मुख्य तथ्य की। आलाखंड बुंदेली भाषा में रचित एक सुप्रसिद्ध कृति है जो अपनी ओजस्वी शैली के लिए जानी जाती है। ये पूछा जा सकता है। किस शैली के लिए? ओजस्वी शैली के लिए आलाखंड जाना जाता है। अगला, अब हम बात करते हैं साहित्य इतिहास लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है। साहित्य की प्रवृत्तियों और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना, केवल राजनीतिक इतिहास को प्रस्तुत करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रचार करना, केवल साहित्यकारों की एक सूची बनाना। इसमें आप बता सकते हो कि हिंदी जो साहित्य इतिहास लेखन की मुख्य उद्देश्य है वो है कि साहित्य की प्रवृत्तियों और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना। इस साहित्य इतिहास लेखन का मुख्य उद्देश्य एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, साहित्य इतिहास को समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है? साहित्य इतिहास को समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह समाज को प्रभावित करता है और समाज साहित्य को प्रभावित करता है। क्योंकि यह केवल काव्य कला को दर्शाता है। क्योंकि यह केवल समाज के इतिहास को प्रस्तुत करता है। क्योंकि यह इतिहासकारों साहित्यकारों के व्यक्तित्व विचारों को दर्शाता है। इसका आंसर हो जाएगा अपने 1 नंबर। यह समाज को प्रभावित करता है और समाज साहित्य को प्रभावित करता है। ठीक है, हिंदी साहित्य, इसलिए इसे समाज का दर्पण कहा जाता है। ये संज्ञा आपसे पूछी जा सकती है, परिभाषा आपसे। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इतिहास शब्द की बात करूं, इति प्लस हास, इति प्लस हास शब्द से हुई है। इति और हास, तो 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इति और हास शब्द से इसका अर्थ है। इतिहास शब्द की मैं बात करूं तो इतिहास शब्द का जो अर्थ है, मतलब क्या हुआ? इतिहास का यानी ऐसा ही था। क्या हो जाएगा? ऐसा ही था। इस शब्द का अर्थ होता है इतिहास का। ठीक है, क्या होता है? इतिहास। इति का अर्थ क्या होता है? ऐसा। इति जो यहाँ पे शब्द है इति, इति का अर्थ है ऐसा। क्या हो जाएगा? इति का अर्थ होता है ऐसा और है का अर्थ होता है निश्चित रूप से। है का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे? निश्चित रूप से। क्या हो जाएगा? निश्चित रूप से। आस का अर्थ क्या हो जाएगा? था। आस का अर्थ था। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। मतलब निश्चित रूप से ऐसा ही था, इस इतिहास का अर्थ है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। सबसे पहले मैं बात करूं तो इस इतिहास शब्द की जो इतिहास शब्द का उल्लेख कहाँ पे मिलता है आपसे पूछा जाए तो अर्थवेद में। किसमें? अर्थवेद के अंदर इस इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। किसमें? अर्थवेद के अंदर इस इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। व्युत्पत्ति हमने देख ली। भक्तमाल काव्य की रचना किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट है और सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया। सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर आप पेपर देखने ला हिंदी का, उसमें प्रश्न पूछा गया कि भक्तमाल की नाबादास जो है, नाबादास है भक्तमाल की, पूछा गया कि नाबादास जो रचना है वो किसकी है? तो भक्तमाल की। ये बस याद रखना है। इस किताब में से आया था कि ना भक्तमाल काव्य की रचना किसने की थी? नाबादास के द्वारा की गई थी। अब अन्य हम बात कर लेते हैं जो भी रचनाएं हैं आगामी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली है। प्रमुख कृतियां जैसे गोकुलनाथ द्वारा रचित है 84 वैष्णव वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ताएं। नाबादास की है भक्तमाल। ध्रुवदास की है भक्त, ये भुक्त नहीं है, भक्त नामावली और संतवाणी संग्रह है। भिखारीदास कृत है काव्य निर्णय और हरिश्चंद्र कृत की है सुंदरी तिलक। ये याद कर लेना, ये प्रमुख रचनाएं हैं। गोकुलनाथ की है 84 और 252 वैष्णव। नाबादास की भक्तमाल। ध्रुवदास की है नामावली और संतवाणी। भिखारीदास की काव्य निर्णय, ये याद कर लेना भी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। भिखारीदास की काव्य निर्णय। हरिश्चंद्र कृत है सुंदरी तिलक और अन्य जैसे कविनामाली है, मोदत तरंगिणी है, श्रृंगार, ये भी क्या है? इसकी बात करें तो काव्य रचनाएं हैं। आगे बात करते हैं। देखिए, कवित रत्नाकर काव्य की रचना किसने की थी? कवित रत्नाकर, कवित रत्नाकर है माता दीन मिश्र की। याद कर लेना कि जो ये कवित रत्नाकर है, ये काव्य भाषा, ये जो रचना है वो किसकी है?
मातादीन मिश्र की है। अगला प्रश्न, कर्नल टोड ने किस पुस्तक में चारण कवियों का परिचय दिया है? इस पुस्तक में स्पष्ट दिया हुआ है कि कर्नल टोड ने किस पुस्तक में चारण कवियों का उल्लेख किया है, तो वह है राजस्थान का इतिहास। इनकी पुस्तक है कर्नल टोड के द्वारा। अगला, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखन किस विद्वान ने किया? इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जो है हिंदी भाषा का हिंदी साहित्य में बात करेंगे और प्रथम इतिहास लेखन किसके द्वारा किया गया, तो ये फ्रेंच भाषा के अंदर सबसे पहले जो है साहित्य का, हम बात करें साहित्य का लेखन सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में लिखने का स्टार्ट किया गया। और किसके द्वारा ये लिखा गया? ये लिखा गया था गार्सा द तासी के द्वारा। गार्सा द तासी ये कहाँ के हैं? ये और ये है कहाँ के? फ्रांस के हैं। कहाँ के हैं ये? फ्रांस के हैं गार्सा द तासी। और इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जो मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत जो मानी जाती है वो इनसे मानी जाती है। ये आपको बस याद रखना है। देखिए, प्रथम इतिहास लेखन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास गार्सा द तासी द्वारा किया गया, जो एक फ्रांस भाषा के विद्वान हैं। ये आपको याद रखना है। आगे पुस्तक की बात करूंगा कि इनकी पुस्तक कौन सी है। अब देखिए, गार्सा द तासी की पुस्तक का नाम क्या है? ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गार्सा द तासी की पुस्तक का नाम क्या है। तो पुस्तक का नाम है इनके बी नंबर, इस्तवार द ला लिटरेतुर इंदु ए हिंदुस्तानी। इनकी पुस्तक का नाम है। क्या है? इस्तवार द ला लिटरेतुर इंदु ए हिंदुस्तानी। ठीक है, हम बात करें इसमें ये शब्द है, ये शब्द की बात करूं, इनको समझाऊं अच्छे तरीके से। तो इस्तवार का अर्थ होता है इतिहास। क्या होता है? इतिहास। फिर हम बात करें द ला का मतलब, द ला लिटरेतुर ये होता है साहित्य है। फिर इंदु का अर्थ है हिंदू जनता की हिंदी। इंदुई जो शब्द है इसका अर्थ होता है कि हिंदू जनता की हिंदी। और ए हिंदुस्तानी का मतलब होता है मुसलमानों द्वारा प्रयुक्त हिंदू प्लस उर्दू। ठीक है, इन शब्द का। तो ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से याद रखना है। यह ग्रंथ 2 संस्करणों में और 5 भागों में प्रकाशित हुआ। ये एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि एक तो 2 संस्करण और 4 भागों में ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। और ये फ्रेंच भाषा का ग्रंथ है। और गार्सा द तासी फ्रांस से बिलोंग करते हैं। इन्होंने जो है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सर्वप्रथम साहित्य लिखने का योगदान महत्वपूर्ण दिया। अगला देखिए, इनका इनका ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेतुर इंदु हिंदुस्तानी नाम से 1839 में प्रथम भाग प्रकाशित हुआ। ये प्रश्न पूछा गया भी, जो गार्सा द तासी का जो प्रथम ग्रंथ है वो प्रथम भाग कब लिखा गया? 1839 में। द्वितीय भाग 1847 में। ये याद रखना, ये प्रश्न आएगा कि द्वितीय भाग कब लिखा गया? 1847 के अंदर। प्रथम भाग 1839 में। इसे अंग्रेजी के वर्णों के क्रमानुसार लिखा गया है, क्रमानुसार लिखा गया है। इतिहास लेखन की पद्धति थी इनकी वर्णा अनुकरण पद्धति, यानी इन्होंने अंग्रेजी के क्रमानुसार जैसे ए बी सी डी ई इस प्रकार इन्होंने क्या कर दिए? कवि डाल दिए इसके अंदर। क्या कर दिए? जितने भी लेखक है वो इस प्रकार डाल दिए। यह हिंदी और उर्दू के लगभग 70 कवियों का इस ग्रंथ के अंदर संग्रह है। तो ये आरबीएससी का डाटा है जो 70 कवियों का संग्रह है। और भी इनकी जैसे मान लीजिए फ्रेंच में लगभग इन्होंने 738 कवि माने हैं। हिंदी के कवि लगभग इन्होंने 72 माने हैं। और उर्दू के लगभग इन्होंने जो है 1004 कवि माने हैं। हिंदी संस्करण में कुल कवि 358 इस प्रकार इन्होंने माने हैं। तो एक एग्जाम में पूछ लेना, फ्रेंच संस्करण के अंदर इन्होंने 738 लेखों की बात की है और हिंदी और उर्दू के अंदर 70 कवियों की। तो ये याद रखना, मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देता हूँ। गार्सा द तासी, ठीक है, गार्सा द तासी की बात करूँ, सबसे पहले जो है इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत माने जाती है गार्सा द तासी से। ये है फ्रेंच के। इनका ग्रंथ का नाम इस्तवार द ला लिटरेतुर इंदु हिंदुस्तानी है। इसका मैंने अर्थ आपको बता दिया। ये ग्रंथ जो है कितने भागों में? 2 संस्करण। संस्करण तो इसके आए थे 2, ये आपसे पूछा जाए 2 संस्करण, जिसका प्रथम जो भाग था वो प्रकाशित हुआ था, प्रथम भाग आपसे पूछे तो 1839 में। और द्वितीय भाग इसका प्रकाशित हुआ 1845 के अंदर, 47 के अंदर भाई, सॉरी 47 के अंदर। ये याद रखना एक तो, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके 5 भागों में प्रकाशित किया हुआ है। ये हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है।
तो ये थोड़ी सी डिटेल थी। और इन्होंने जो पद्धति अपनाई थी साहित्य लेखन की वो थी वर्णानुक्रम पद्धति। ये एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सी? वर्णानुक्रम पद्धति। यानी जो इन्होंने कवि डाले अपने ग्रंथ के अंदर, लेखक डाले, कवि डाले, उनको क्या कर दिया, एक ही क्रम में डाल दिया। ठीक है, जिस प्रकार कवि आए उसी प्रकार नहीं डाला इन्होंने, इसी प्रकार क्रम से डाल दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनका है। और इन्होंने काल विभाजन का अच्छे तरीके से प्रयोग नहीं किया, यानी जिस काल में जो लेखक आया था वो नहीं डाला था, बल्कि क्रम से इन्होंने क्या कर दिया, लेखक को डाल दिया था। तो ये थोड़ा सा सही नहीं था। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये हो गया हमारा, ये देखो, ये हो गए हिंदी उर्दू के 70 कवि हो जाएंगे। इसका आंसर सी हो जाएगा, ये मैंने बता दिया। गारसादा तासी की पुस्तक के द्वितीय भाग का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ये एग्जाम में इस प्रकार पूछा जाएगा, तो 1847 के अंदर, और प्रथम भाग का 1839 के अंदर है। ये हो जाएगा दूसरा भाग इसका प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, शिव सी एस सेंगर ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किस नाम से लिखा? अब जो प्रथम इतिहास लेखन की शुरुआत तो गारसादा तासी के द्वारा की गई, लेकिन हम बात करें दूसरा इतिहास यानी दूसरी बार साहित्य लिखने का प्रयास जो किया गया था वो थे शिव सिंह सेंगर, और इनकी कृति थी शिव सिंह सरोज। क्या थी? शिव सिंह सरोज। ये आपको याद रखना है, इनको ठाकुर शिव सिंह सेंगर के नाम से जाना जाता है। साहित्य इतिहास लेखन की दूसरी महत्वपूर्ण कृति है ये, याद कर लेना, दूसरी महत्वपूर्ण है कृति है कौन सी? शिव सिंह सरोज। ठीक है, तो लगभग इसकी जो रचना है कोठी निवासी है, ये कहाँ के निवासी है? कोठी निवासी है। और लगभग 1883 के अंदर जो है शिव सिंह सेंगर ने इसकी रचना की थी, ये आपको याद रखना है। और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ तो आपसे पूछा जाए, ये एक्स्ट्रा है थोड़ी सी, नवल किशोर प्रेस, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं इस प्रकार के। नवल किशोर प्रेस है, ये है लखनऊ का। कहाँ का है अभी? लखनऊ का है, ये याद रखना है। आगे बात करते हैं दूसरा इतिहास लेखन। शिव सिंह सेंगर ने 1883 में शिव सिंह सरोज के नाम से हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। इतिहास लेखन की पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति है। यानी वो तो गारसादा तासी का, वो तो उनका साहित्य का इतिहास था, वो फ्रेंच भाषा में था। लेकिन हमारी बात करें कि हिंदी में सबसे पहले साहित्य इतिहास लेखन का प्रयास किया गया था वो शिव सिंह सेंगर के द्वारा। आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य इतिहास में सबसे पहले हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन का जो शुरुआत की गई थी वो शिव सिंह सेंगर के द्वारा की गई थी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। 1883 में इनका ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। ठीक है, और पद्धति थी इनकी वर्णा अनुक्रम पद्धति, जो किसकी थी? गारसादा तासी की। लेकिन ये भी क्या रहे? असफल रहे। ठीक है, और इन्होंने जो सबसे पहले हम बात करें, इन्होंने जो कवि माना, इन्होंने कहा कि हिंदी का प्रथम कवि, ये पूछा जाता है एग्जाम में, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि शिव सिंह सरोज ने अपने ग्रंथ में लिखा कि हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि। अब जो भी वो ये मैटर है ना इस प्रकार का कि शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, हिंदी का प्रथम कवि, इस प्रकार की चीजें याद रखनी है आपको। तो शिव सिंह सेंगर, पूरी पंक्ति को पढ़ना है कि शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि जो है किसको माना? पुष्पदंत को माना है। किसको? पुष्पदंत को माना है। इस प्रकार पूरी पंक्ति ही याद करनी है, अगर आपने अलग अलग याद किया तो आपको याद नहीं होगा। तो ये एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में महत्वपूर्ण है। आगे भी आएंगे, जैसे राहुल सांकरत्यान ने अलग हिंदी का कवि माना है, आगे बात करेंगे। देखिए, शिव सिंह सरोज में कितने कवियों का वर्णन किया गया है? यानी शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों का उल्लेख किया गया है। कितने कवियों का? 1000 कवियों का उल्लेख किया गया है। बस ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, इस ग्रंथ की भाषा कौन सी थी? हिंदी भाषा थी। कौन सी? हिंदी, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको कि गारसादा तासी आए थे लेकिन साहित्य का उल्लेख किया, लेकिन किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में उन्होंने अपना साहित्य लिखा, फ्रांस के थे। उसके बाद में हिंदी में, साहित्य में हिंदी में जो सबसे पहले लिखा वो शिव सिंह सरोज के द्वारा लिखा गया था। अगला देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास कृति के नाम से लिखा। अब आ गए वे जॉर्ज ग्रियर्सन, यानी सबसे पहले इतिहास लेखन का काम किया था गारसादा तासी ने। उसके बाद में दूसरे जो आए थे शिव सिंह सेंगर, और तीसरे रूप में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आपसे पूछा जाए तो जॉर्ज ग्रियर्सन आए थे। कौन आए थे? जॉर्ज ग्रियर्सन आए थे। ठीक है, इनका नाम पूरा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है ये। ठीक है, इनकी पुस्तक कौन सी है?
तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इनकी प्रमुख कृति है, ये याद रख लेना। यानी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इसे माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है? इसे माना जाता है। ठीक है, याद कर लेना। ये मूलतः किस भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में है। किस भाषा में है? अंग्रेजी भाषा के अंदर है। अंग्रेजी भाषा के अंदर है, ये आपको याद रखना है। अब आगे बात करते हैं, ये होगी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है वो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, कृति का नाम ये हो गया। इस इतिहास को द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से लिखा। इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है, ये ठीक है, याद रखना है इस मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। फिर डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त के अनुसार इस पुस्तक में दिया हुआ है कि सर जॉर्ज इब्राहम ग्रियर्सन है, यहाँ पे ग्रियर्सन हिंदी साहित्य के प्रथम वास्तविक इतिहासकार है। ये मोस्ट कर लेना, ये लाइन पूछी जा सकती है कि डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के प्रथम वास्तविक इतिहासकार कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। आपको पूरा कवर करवाऊंगा अच्छे तरीके से। फिर इनकी जॉर्ज ग्रियर्सन की इतिहास लेखन की पद्धति है वो वैज्ञानिक पद्धति है और भाषा अंग्रेजी है। अब हम बारीकी से बात करें डॉक्टर हम बात करें जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की, ये है बात करें तो इनका ग्रंथ आ गया द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो है माना है। ठीक है, ये भी याद रखना है जो भी। और डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त के अनुसार सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हिंदी साहित्य के प्रथम वास्तविक इतिहासकार है, ये पंक्ति भी आपको याद रखनी है। और अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तो ये रहा अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 1888 के अंदर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1888 के अंदर इसको क्या किया? प्रकाशित किया गया। और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया आपसे पूछ ले तो ये प्रकाशित किया गया, आगे मैं तथ्य में बता देता हूँ। प्रकाशन देखिए, ग्रियर्सन द्वारा रचित ग्रंथ का प्रकाशन विलियम जोन्स द्वारा सन 1784 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित है कौन सी? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से 1888 में प्रकाशित हुआ। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को किस दृष्टिकोण से व्यवस्थित किया था? साहित्य दृष्टिकोण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक या सामाजिक? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। किस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से? जब आप इनकी विधियां पढ़ेंगे तो अलग अलग विधि है, ये कालानुक्रम पद्धति है, जैसे काल विभाजन की पद्धति है, वर्णानुक्रम पद्धति है, विधेयवादी पद्धति है, अलग अलग पद्धतियां हैं जो इस किताब में इस बुक में नहीं है, लेकिन हम साथ साथ में पढ़ते चलेंगे। हिंदी साहित्य के कालक्रमबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की? तो देखिए, कालक्रमबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेनेगर। तो मिश्र बंधु द्वारा जो है कालक्रमबद्ध इतिहास लेखन की शुरुआत की गई। और ये मोस्ट कर लेना एग्जाम की दृष्टि से, क्या है? मोस्ट कर लेना एग्जाम की दृष्टि से। मिश्र बंधु श्री गणेश, श्याम, सुखदेव बिहार इनके तीनों भाई थे और तीनों के नाम है। इनका ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। क्या ग्रंथ है? मिश्र बंधु विनोद इनका ग्रंथ है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले कालक्रम इतिहास लेखन, यानी इसमें कवियों व लेखकों का वर्णन उनकी जन्म तिथि के आधार पर सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? मिश्र बंधु के आधार पर। अब देखिए, मिश्र बंधु है, इनके नाम है श्री गणेश, श्याम और सुखदेव बिहारी, ये तीन भाई थे। इनका ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। इतिहास लेखन की पद्धति इनकी थी कालानुक्रम पद्धति। इसमें कवियों और लेखकों का वर्णन उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला है कि मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ। अच्छे तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। तो कब हुआ भाई? 1913 के अंदर। ये सारी डिटेल मैं आपको बारीकी से बता दूंगा। मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ 4 भागों में प्रकाशित हुआ, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 में और चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब क्या कर रहे हैं कि एग्जामिनर इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं कि मिश्र बंधु विनोद के जो चतुर्थ भाग है वो कब प्रकाशित हुआ? तो 1934 में। इस प्रकार के प्रश्न बनाए जा रहे हैं, मैंने देखे एग्जाम की दृष्टि से। अगला, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया?
अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास इनका ग्रंथ है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और ये 4 भागों में विभाजित है। इस किताब में दिया हुआ है, तो ये हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। अब देखते हैं, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया, जिससे साहित्यिक इतिहास को न्यायोचित और युगानुरूप ढंग से प्रस्तुत किया गया। उनका दृष्टिकोण यह था कि साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है, और जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ ही साहित्य में भी परिवर्तन आता है। जैसे जैसे जनता में परिवर्तन आता है, समाज में परिवर्तन आता है, वैसे वैसे समाज में भी परिवर्तन होने लगता है। ये इनका मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और ये पंक्ति भी पूछी जा सकती है कि साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब है, और जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ ही साहित्य में भी परिवर्तन आता है। ये पंक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। अगला प्रश्न, हिंदी शब्द सागर की भूमिका 1929 में किसके द्वारा प्रकाशित हुई? अब ये याद रख लेना, हिंदी शब्द सागर की भूमिका 1929 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? ये नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित की गई थी, याद कर लेना, ठीक है। मैं इसकी डिटेल आपको बताता हूँ। यह ग्रंथ मूल रूप से 1929 में आरंभ में नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य विकास के नाम से छपा था। ये ग्रंथ कौन सा? हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला, आचार्य शुक्ल के अनुसार साहित्य क्या होता है? साहित्य कला का रूप है, साहित्य राजनीति का प्रतिबिंब है, साहित्य जनता की चित्त वृत्ति का प्रतिबिंब है, साहित्य केवल ज्ञान का संग्रहण है। तो साहित्य जनता की चित्त वृत्ति का प्रतिबिंब है, मैंने आपको बताया, और ये प्रश्न भी बन चुका है, और इस प्रकार के प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं। अगला, हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का योगदान किस रूप में है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इनकी जो हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से इनका ग्रंथ था, तो इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से क्या लिखा? इतिहास लिखा, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में बौद्ध धर्म की शिक्षा जियो और जीने दो किसने दी थी? अब ये कुछ टॉपिक आए हैं कि जो सामाजिक प्रभाव किस प्रकार से पड़ा, सांस्कृतिक प्रभाव किस प्रकार से पड़ा, और राजनीतिक प्रभाव किस प्रकार से हिंदी साहित्य पर पड़ा। तो जियो और जीने दो किसका हो जाएगा? गौतम बुद्ध का हो जाएगा। अगला, अहिंसा का सिद्धांत किस धर्म से जुड़ा है? तो अहिंसा का सिद्धांत जुड़ा है अपने जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। जैन धर्म के फिर न्याय, योग, वैशेषिक, साख्य और मीमांसा किस धर्म या दर्शन से संबंधित है? ये पूछा जा सकता है, तो ये वैदिक धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, वैदिक धर्म में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और दर्शन शास्त्रों की रचना हुई, जिसमें न्याय दर्शन के थे महर्षि गौतम। याद रख लेना, ये कथन पूछे जाते हैं कि न्याय दर्शक के प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शन के महर्षि पतंजलि, वैशेषिक के महर्षि कणाद, साख्य के कपिल, और पूर्व मीमांसा के महर्षि जैमिनी। फिर वैदिक सभ्यता के अंदर 6 वेदांग शिक्षा के थे। कल्प है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है, व्याकरण और वेदांग के कारण भारत को जगत गुरु के समान भी माना जाता है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने किसे हिंदी का पहला कवि माना है? मैंने कहा था ना कि राहुल सांकृत्यायन ने किसे हिंदी का पहला कवि माना है। जिस प्रकार शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में जो है हिंदी का पहला कवि पुष्पदंत को माना है, उसी प्रकार राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। इस प्रकार का प्रश्न ये पूछा भी गया है, ये सेकंड ग्रेड में देख लेना, प्रश्न पूछा गया है। तो सरहप्पा या सरहपाद को, ये पूछा क्या गया कि सरहप्पा और सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले लेखक कौन है, साहित्यकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, पाहुड़ धोवा किसकी करती है? पाहुड़ धोवा किसकी करती है? अब ये अपभ्रंश भाषा की पुरुष करती हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो पाहुड़ दोहा जो पुस्तक है वो है मुनि राम सिंह की। किसकी है? मुनि राम सिंह की, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब देखिए, कुछ में अपभ्रंश साहित्य के आचार्यों ने भी हिंदी भाषा को प्रभावित किया, जिनमें प्रमुख ग्रंथ है जैसे अब्दुल रहमान की है संदेश रासक, ये पूछा गया है। जैसे धनपाल कृत की है भविष्यत कहाँ, समय भूकृत है पयमचर्यु, हेमचंद्र का ग्रंथ है शब्दानुशासन, ये मोस्ट कर लेना। ज्वेंदु कृत है परमात्म प्रकाश का, पुष्पदंत कृत है जस हरिचर्यु, और मुनि राम सिंह कृत है पाहुड़ दोहा। ये मोस्ट कर लेना, इनका रट्टाफिकेशन कर लेना, चाहे आप याद कर लेना किसी भी ट्रिक के माध्यम से।
अब्दुल रहमान संदेश राशक, धनपाल की कृत है भविष्यत कहाँ, समय भूकृत है पयमचर्यु, और हेमचंद्र का है शब्दानुशासन, जोइंदू का है परमात्मा प्रकाश, पुष्पदंत का है जस हरचर्यु, और मुनि राम सिंह कृत है पहुड़ दोहा। तो ये सारे ग्रंथ याद भी रखने आपको। इसी के माध्यम से इस बुक में कुछ अलग भी है, जैसे बाण भट्ट का आपसे पूछे तो बाण भट्ट की कृति कौन सी है, बाण भट्ट की हर्ष चरित्र, बाण भट्ट की कृति कौन सी हो जाएगी अपनी हर्ष चरित्र। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बाण भट्ट की कृति हो जाएगी हमारी हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र आपसे पूछ ले कि हर्ष चरित्र किसकी रचना है, ये संस्कृत की है हर्ष चरित्र। उसके बाद में हम बात करें, ठीक है, हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में बात करें, दंडी है यहाँ पे, दंडी अशव घोष है यहाँ पे, अशव घोष की जो कृति है वो है बुद्ध चरित्र। क्या पूछा जाए, बुद्ध चरित्र इनकी जो है रचना है। फिर यहाँ पे सरहपा आगे ये राहुल शंकर ने, कालिदास की भी रचनाएं कुछ हैं। उसके बाद में आपको दंडी किया जैसे 10 कुमार चरित्र है, काव्यादर्श है, और भामा की काव्य अलंकार है। आपसे पूछा जाए भामा की प्रमुख रचना कौन सी है, भामा की आपसे पूछा जाए तो काव्य अलंकार, काव्य अलंकार भामा की प्रमुख रचना है। उसके बाद में एक आपसे पूछी जाए जैसे मान लीजिए कर्ण की आपसे पूछी जाए तो राज तरंगिणी हो जाएगी। उसके बाद में जैसे बाण भट्ट की आ गई। और भारवी की आपसे पूछा जाए कि भारवी की रचना कौन सी है, तो भारवी की है किराता जुर्नियम, किराता जुर्निय ये इनकी भारवी की कृति है। भवभूति की है महावीर चरित्रम, और आचार्य विश्वनाथ की है साहित्य दर्पण। जयदेव की है गीत गोविंद और राज तरंगिणी। रति मंजरी, जयदेव की है रति मंजरी, और माघ की है शिशुपाल वध। तो ये थोड़ी सी संस्कृत के थे, लेकिन मैंने इसमें अपभ्रंश के कवि जो बताए अब्दुल रहमान है, जोइंदू है, धनपाल है, पुष्पदंत है, सवेव्यू है, मुनि राम सिंह कृत, होमचंद्र। तो आज का सेशन हमारा यहीं खत्म होता है। कल हम अगले टॉपिक की बात करेंगे, वो इस पुस्तक में दिया हुआ है आदिकाल की पृष्ठभूमि के बारे में, यानी आदिकाल की शुरुआत हम करने वाले हैं कल से। इससे पहले हमने साहित्य के बारे में जाना, आदिकाल ही है, लेकिन आदिकाल की पृष्ठभूमि शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आदिकाल की पृष्ठभूमि को अच्छे तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्रेड की हमारी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। इसी के साथ नाना क्लासेस पर आपको पेपर सेकंड की हिंदी की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें आपको टॉपिक शेड्यूल वाइज टेस्ट है। अच्छे तरीके से तैयारी करें और तथ्य भी दिए हुए साथ में, और अच्छे तरीके से ले भी। तो ज़रूर ज्वाइन करें इन टेस्ट सीरीज़ को, और ये जो क्लासें हैं अच्छे तरीके से देखें। जिनका संस्कृत शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड का पेपर है हाल ही में, आप देख लेना, हूबहू यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे हिंदी साहित्य के। तो मैं बारीकी से आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, और अगर वो प्रश्न बनाते हैं आरबीएससी से तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। लगभग आते ही हैं, मैंने देखे हैं सेकंड ग्रेड में पिछली बार देखे 20 से 25% इस बुक में से आए हैं। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक डाटा आपको पता है आरपीएससी पूछती है। तो अच्छे तरीके से मेरे साथ डेली जुड़ जाइए, डेली हम इसका रिवाइज करेंगे तो अच्छे तरीके से देखेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जो भी आपको याद है, अन्य जानकारी है, इनके बारे में अलग से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि अन्य बच्चे भी इनको देखकर, इनको कमेंट को पढ़कर तैयारी कर सकते हैं। जो भी कोई भी जैसे भक्तमाल के बारे में अन्य जानकारी प्राप्त है तो आप लिख सकते हैं कमेंट में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।